हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC। तो आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जीओसी का। पिछली क्लास में हमने बॉन्ड लेंथ तक पढ़ लिया था। बॉन्ड लेंथ जो है वो एप्लीकेशन MHI अनुनाद का एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो बंद लंबाई चेक करना हमने सीख लिया था कि कैसे आखिर हम बंद लंबाई चेक करेंगे, किसकी बंद लंबाई कितनी होगी, है ना, कि कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो अपना अगला एप्लीकेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं अम्लीय सामर्थ्य। अगला एप्लीकेशन अपना क्या है भाई? अम्लीय सामर्थ्य, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखना जरा कि ये अम्लीय सामर्थ्य क्या है, कि भाई कौन सा अपने पास जो है वो प्रबल अम्लीय होगा, कौन सा दुर्बल अम्लीय होगा, है ना, कौन सा कम अम्लीय है, कौन सा ज़्यादा अम्लीय है, हमें ये चेक करना है। और ये कैसे चेक करते हैं ये हम सीखने वाले हैं। लेकिन भाई अम्लीय सामर्थ्य पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, और टॉपिक का नाम है भाई साम्य। टॉपिक का नाम क्या है? साम्य। इंग्लिश में बोलते हैं भाई इसको इक्विलिब्रियम। साम्य देखो जरा क्या होता है। साम्य अपन को पढ़ना है क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, तो हमें थोड़ा सा छोटी बात करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी किसकी? साम्य के बारे में। अब साम्य क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा कि साम्य किसको बोलते हैं। भाई देखना क्या होता है कि कोई भी अपने पास केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन बेसिकली दो प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है भाई? दो प्रकार की होती है दिशा के आधार पर। एक तो होती है उत्क्रमणीय, है ना, और एक होती है अनुत्क्रमणीय। दो प्रकार की हो गई अपने पास, एक तो उत्क्रमणीय, दूसरी कौन सी? अनुत्क्रमणीय, ठीक है। अब उत्क्रमणीय रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो भाई एक ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, यानी अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में जो रिएक्शन चलेगी उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है ना। ये वाली जो अभिक्रिया है ये अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में चलेगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं भाई अनुत्क्रमणीय की, तो ये केवल एक ही दिशा में चलेगी, और वो कौन सी है? केवल अग्र दिशा में चलेगी, ठीक है। यानी एक ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों में जाए। जैसे एग्जांपल के लिए अपन देखें कि भाई A जो है वो B में कन्वर्ट हो रहा है और B वापस से A में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिएक्शन जो है वो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी रिएक्शन है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और एक रिएक्शन है भाई कि X जो है वो Y में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो ये रिएक्शन जो है वो कैसी है? अनुत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय। तो यानी एक ऐसी रिएक्शन जो दोनों दिशाओं में काम करती है, जो दोनों दिशाओं में चलती है, उसको हम बोलते हैं क्या? उत्क्रमणीय। और एक ऐसी रिएक्शन जो केवल एक ही दिशा में चलती है उसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय, ठीक है। तो मतलब जो एक ही दिशा में चलती है अनुत्क्रमणीय, जो दोनों दिशा में चलती है उत्क्रमणीय। अगर किसी भी रिएक्शन की हम बात करें, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो इस तरफ होंगे, ठीक है ना, जो बाईं ओर होंगे, उनको हम जनरली बोलते हैं रिएक्टेंट्स। तो ये तो है यहाँ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का मतलब है क्रियाकारक, क्रियाकारक। और जो इस तरफ होंगे उनको हम बोलते हैं भाई उत्पाद, उत्पाद, ठीक है। तो जनरली, है ना, जैसे अगर मैं उत्क्रमणीय रिएक्शन की बात करूं तो ये वाली जो है, ये वाली, ये तो है भाई अग्र अभिक्रिया। ये क्या है? अग्र अभिक्रिया। और ये पीछे वाली जो है इसको बोलेंगे पश्च अभिक्रिया, ठीक है। अगर अग्र अभिक्रिया को ध्यान से देखो तो अग्र अभिक्रिया के लिए A जो है वो किस में बदल रहा है भाई? B में। अग्र अभिक्रिया में क्या हो रहा है? A B में बदल रहा है, तो A तो क्या हो गया? क्रियाकारक, और B क्या हो गया? उत्पाद हो गया। और पश्च अभिक्रिया को ध्यान से देखो तो पश्च अभिक्रिया में क्या हो रहा है? B जो है वो A में बदल रहा है, तो B क्रियाकारक हो गया, A क्या हो गया? उत्पाद हो गया।
ठीक है। लेकिन अगर पूरी ओवरऑल पूरी रिएक्शन के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो पूरी रिएक्शन के रेस्पेक्ट में जनरली इधर जो है ना, इस तरफ बाईं ओर जो होगा वो क्रियाकारक माना जाएगा, दाईं ओर जो होगा वो उत्पाद होगा। क्लियर है बात? तो ये तो छोटा सा पॉइंट है किसका भाई, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय का, ठीक है ना, कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। भाई अपन को अम्लीय सामर्थ्य पढ़ना है तो थोड़ा सा अपन को साम्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और बाकी जो है डिटेल में अपन इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में अपने पूरा एक चैप्टर है रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम पर, ठीक है ना, तो उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, तब मैं आपको वापस दोबारा पढ़ाऊंगा ये चीज़। बाकी अभी के लिए आप जितना काम में आएगा ना अपने इस चैप्टर में, जितना एसिडिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए काम में आएगा उतना ही हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तो है भाई उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। अब देखना होता क्या है कि भाई अपने पास कोई रिएक्शन है, ठीक है ना, और क्योंकि अपन साम्य की बात कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान में रखना, साम्य केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में आएगा। कौन सी में आएगा? उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही साम्य आएगा। क्लियर है बात? अनुत्क्रमणीय रिएक्शन में कभी भी साम्य नहीं आएगा। क्लियर? अब देखें कि भाई एक अपने पास रूल होता है जिसको हम बोलते हैं गुलबर्ग तथा बागे का द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। देखें जरा क्या है। भाई देखो, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम ये क्या होता है, ठीक है। दो केमिस्ट थे गुलबर्ग और बागे, उन्होंने ये नियम दिया था। किसने दिया? एक बार के लिए इस पर फोकस नहीं करना है, फोकस करना है कि ये क्या होता है, इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये नियम ये कहता है कि भाई किसी भी अभिक्रिया की दर, ध्यान से पढ़ना, किसी भी अभिक्रिया की दर, अभी पहले मैं लिख देता हूँ बाद में एक्सप्लेन करूँगा। किसी भी अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। भाई देखना जरा कि क्या मतलब है इस लाइन का, समझने की कोशिश करेंगे कि कोई रिएक्शन है, मान लो A इज कन्वर्टिंग इनटू B, ठीक है। ये अपने पास जो है वो कोई रिएक्शन है, ठीक है, या इसको मैं ऐसा कर देता हूँ A प्लस C इज कन्वर्टिंग इनटू B, है ना। ये वाली रिएक्शन अग्र अभिक्रिया है और ये वाली रिएक्शन पश्च अभिक्रिया है। अग्र अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक कौन है? A और B अग्र अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक है। पश्च अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक कौन है? B जो है वो पश्च अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक है। क्लियर बात? तो अब ध्यान से देखना कि ये नियम ये कहता है कि किसी भी अभिक्रिया की दर, दर का मतलब है स्पीड, एक तरीके से कि भाई कौन सी रिएक्शन किस स्पीड के साथ हो रही है, ठीक है ना। तो किसी भी अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक, जैसे मैं बात करूं अग्र अभिक्रिया है तो मान लो अग्र अभिक्रिया की दर को मैं r फॉरवर्ड से प्रदर्शित कर रहा हूं, यानी अग्र अभिक्रिया का जो वेग है, किस तेजी के साथ रिएक्शन हो रही है, उसको मैं r फॉरवर्ड से प्रदर्शित कर रहा हूं, और पश्च अभिक्रिया का जो वेग है उसको मैं r बैकवर्ड से प्रदर्शित कर रहा हूं, ठीक है। ये अग्र अभिक्रिया, ये पश्च अभिक्रिया। क्लियर? तो ध्यान से देखना कि r फॉरवर्ड जो है ये तो समानुपाती है। वो बोलता है कि किसी भी अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो भाई अग्र अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक कौन है? A और B, A और C, ये अग्र अभिक्रिया के क्रियाकारक। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों यानी A और C की सांद्रताओं, सांद्रताओं का मतलब है इनकी मात्राएं। सांद्रता का एक्चुअल मीनिंग तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप सांद्रता का मतलब क्या समझ सकते हो? एक तरीके से मात्रा, है ना। तो ये कहता है कि भाई क्रियाकारकों की मात्राएं, और भाई जब भी हम सांद्रता या मात्रा की बात करते हैं केमिस्ट्री में तो बड़े ब्रैकेट में इसको प्रदर्शित करते हैं। बड़े ब्रैकेट में कोई भी चीज लिखी हुई आ जाए तो समझ जाना
तो उसकी सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे बड़े ब्रैकेट में A लिख दिया तो इसका मतलब A की सांद्रता, बड़े ब्रैकेट में B लिख दिया इसका मतलब B की सांद्रता, बड़े ब्रैकेट में X लिख दिया तो इसका मतलब X की सांद्रता, ठीक है ना। तो ये कहता है किसी भी अभिक्रिया की दर, इसमें भाग लेने वाले क्रियाकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल, A और C दोनों अग्र अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक है, तो इन दोनों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होगी ये अग्र अभिक्रिया की दर। पश्चात अभिक्रिया की बात करें तो R बैकवर्ड समानुपाती किसके होगा, देखना जरा कि पश्चात अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक कौन है, B। तो पश्चात अभिक्रिया के लिए B क्रियाकारक है तो इसकी दर समानुपाती होगी B, क्योंकि A की क्रियाकारक है तो इसकी दर समानुपाती होगी किसके, B के। क्लियर है। छोटा सा काम आपको करना है क्या कि भाई अग्र अभिक्रिया की दर, किसी भी अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। यह अपने पास द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम होता है। क्लियर है बात। तो भाई ये तो छोटा सा पॉइंट है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम के बारे में। अब देखना कि कोई रिएक्शन अगर उत्क्रमणीय है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, देखना जरा कि भाई A या ये कोई रिएक्शन मान लो X + Y इज कन्वर्टिंग इनटू Z, ये कोई रिएक्शन है, ये R फॉरवर्ड है, ये R बैकवर्ड है। भाई t बराबर 0 पर मैं बात करूं, t बराबर 0 का मतलब यह है कि जब आपने x और y, देखना कि अगर मैं x और y को साथ रखता हूं तो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, Z बनाएंगे। कब, अगर x और y को साथ रखोगे तब। क्लियर है। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने x और y को जब साथ में रखा ही है ना, x और y को साथ में रखा और रखते ही z बना लिया हो, ऐसा कभी नहीं होगा। अरे भाई रिएक्शन होने में कुछ तो टाइम लगेगा, कि मान लो 1 सेकंड लगे या 1 मिली सेकंड लगे, 1 नैनो सेकंड लगे, कुछ तो टाइम लगेगा, है ना। t बराबर 0 का मतलब आपने x और y को साथ में रखा ही है, रखते ही रिएक्शन थोड़ी ना हो जाएगी। उसको 1 मिली सेकंड लगे, 1 नैनो सेकंड लगे, 1 सेकंड का मान लो 10वां हिस्सा लगे, जो भी है, लेकिन कुछ तो टाइम लगेगा, है ना। तो एक चीज ध्यान में रखना, जब भी t बराबर 0 लिखें इसका मतलब वहां पर रिएक्शन नहीं हुई है, वहां रिएक्शन नहीं होती है, वहां उत्पाद की मात्रा कितनी होगी, 0। उत्पाद कितना होगा वहां, 0। t बराबर 0 पर उत्पाद भी कितना होगा, 0। क्लियर है बात। t बराबर 0 पर केवल कौन रहेगा, केवल क्रियाकारक रहेंगे। तो यहां ध्यान रखें कि भाई t बराबर 0 पर मैंने बोल रखा, मान लो इसका 1 है, इसका 1 है, ये कितना रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर है बात। यानी t बराबर 0 पर कभी भी रिएक्शन नहीं होती है, केवल वहां पर कौन होगा, क्रियाकारक रहेगा। ठीक है। कुछ समय निकलने के बाद, थोड़ा सा टाइम बीत गया, 1 सेकंड 2 सेकंड, रिएक्शन होनी स्टार्ट हो गई, रिएक्शन स्टार्ट होगी तो जाके उत्पाद बनेगा। ऐसा नहीं है कि लेते ही क्रियाकारक लिए, ए रखा बी रखा, बिड़ते ही प्रोडक्ट बन गया और t बराबर 0 पर, ऐसा नहीं। कुछ तो टाइम लगेगा, अरे भाई कुछ तो टाइम लगेगा, मिली सेकंड, नैनो सेकंड, कुछ तो टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो देखें कि भाई t बराबर 0 पर अपने पास पात्र में केवल कौन है, क्रियाकारक है, पात्र में केवल क्रियाकारक है, और पात्र में क्रियाकारक है तो भाई इस कंडीशन में, इसके लिए अगर मैं बोलूं R फॉरवर्ड ये समानुपाती होगा x की सांद्रता इनटू y की सांद्रता, R बैकवर्ड ये समानुपाती होगा किसके, Z की सांद्रता के। ठीक है। तो t बराबर 0 पर केवल क्रियाकारक है, तो मान लो ये R फॉरवर्ड है, R बैकवर्ड, बैकवर्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बैकवर्ड, क्योंकि भाई Z तो बनाई नहीं ना t बराबर 0 पर, Z तो कितना है, 0 है, तो Z 0 है तो R बैकवर्ड भी कितना होगा, 0 होगा। t बराबर 0 पर केवल क्रियाकारक है मान लो, तो केवल क्रियाकारक है तो R फॉरवर्ड जो है वो ये रहेगा, R बैकवर्ड नहीं है। थोड़ा सा टाइम आगे निकला, मान लो 1 मिली सेकंड, 1 नैनो सेकंड, ठीक है, थोड़ा सा टाइम गया, कुछ Z बन गया, कुछ मात्रा Z की बन गई। जैसे ही Z बना तो Z बनते ही रिएक्शन किधर आनी स्टार्ट कर देगी, पीछे की तरफ आनी स्टार्ट कर देगी। यानी ये R फॉरवर्ड जो है ये है, अब कुछ समय बाद में R बैकवर्ड भी आ गया। क्लियर है बात। पहले R बैकवर्ड नहीं था, पहले कौन था, केवल R फॉरवर्ड था। क्यों, क्योंकि t बराबर 0 पर केवल क्रियाकारक थे। अब धीरे धीरे क्रियाकारकों की मात्रा तो क्या होगी, घटेगी, और उत्पादों की मात्रा धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसा ही होगा, धीरे धीरे क्रियाकारकों की मात्रा तो घटेगी और उत्पाद जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। और भाई उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी तो R बैकवर्ड बढ़ेगी, क्रियाकारकों की सांद्रता घटेगी तो R फॉरवर्ड भी क्या होगा, कम होगा। तो धीरे धीरे प्रारंभ में किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में प्रारंभ में केवल क्रियाकारक रहता है, तो प्रारंभ में केवल अग्र अभिक्रिया की दर रहेगी, पश्चात अभिक्रिया की दर 0 होगी। धीरे धीरे क्रियाकारकों की सांद्रता कम होगी तो अग्र अभिक्रिया की दर भी कम होगी। धीरे धीरे उत्पादों की सांद्रता बढ़ेगी तो पश्चात अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा
जब दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, आर फॉरवर्ड आर बैकवर्ड के बराबर आ जाएगा, तो भाई इसी टाइम को हम साम्य बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं, साम्य बोलते हैं। यानी साम्य वो कंडीशन है जब आर फॉरवर्ड और आर बैकवर्ड दोनों अभिक्रियाओं की दर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। उस क्षण को, उस समय को, उस समय बिंदु को हम क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था बोलते हैं। भाई साम्य का मतलब एक तरीके से बैलेंसिंग होता है। साम्य का मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं डेली लाइफ की बात करूं, मान लो एक बाल्टी है मेरे पास, ठीक है, इस बाल्टी में मैं नल से पानी डाल रहा हूं, क्लियर है। मान लो बाल्टी आधी भर गई, तो इसमें नल से पानी आ रहा है और भाई फिर मैंने इस पर छेद कर दिया। अब एक चीज़ बताना कि भाई जितना नल से पानी आ रहा है, मान लो उतना ही नल से इधर इस छेद से पानी वापस से निकल रहा है, तो क्या कभी बाल्टी में पानी का स्तर चेंज होगा क्या, नहीं होगा। जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, तो कभी भी पानी का स्तर चेंज नहीं होगा, मामला बैलेंस चलेगा। ये साम्य है, इसको साम्य बोलेंगे, ये साम्य की कंडीशन है। तराजू है, तराजू दोनों पलड़ों पर बराबर वजन रख दो, अंधा कानून वाला तराजू होता है ना, दोनों पलड़ों पर बराबर वजन रख दो तो ना तो इधर उधर होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना, इसको बोलते हैं साम्य। साम्य का मतलब होता है एक तरीके से बैलेंसिंग। यहाँ किसकी बैलेंसिंग हो रही है, अग्र और पश्च अभिक्रिया की दर की बैलेंसिंग हो रही है। आर फॉरवर्ड और आर बैकवर्ड जब बराबर हो जाएगा ना, इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, इसको साम्य बोलेंगे। क्लियर है बात। तो भाई ये तो है साम्य। तो साम्य के लिए मैं क्या बोलूं, साम्य के लिए मैं बोलूंगा कि भाई वो कंडीशन जब अग्र और पश्च अभिक्रिया की दर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसको साम्य बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखें, क्या कि वह अवस्था वह समय जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए अग्र एवं पश्च दोनों अभिक्रियाओं की दर बराबर हो जाए, साम्य अवस्था साम्य कहलाता है। यानी साम्य पर क्या बोलूँगा भाई, आर फॉरवर्ड जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर बैकवर्ड के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात। तो साम्य पर जो है वो आर फॉरवर्ड आर बैकवर्ड के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब जैसे ये वाली रिएक्शन है अपने पास, ठीक है ना। अब देखो जरा कि आपको ये पता है कि जब भी कहीं से भी अगर अपन समानुपाती का जो साइन है वो हटाते हैं तो वहाँ क्या काम में आता है, कांस्टेंट काम में आता है। तो अगर मैं यहाँ आर फॉरवर्ड और ये समानुपाती हटाऊंगा तो कांस्टेंट काम में लूंगा। यहाँ कांस्टेंट आता है भाई के फॉरवर्ड एक्स इंटू वाई और आर बैकवर्ड, तो यहाँ पर बराबर लगाऊंगा तो यहाँ आएगा के बैकवर्ड एक्स और ये जेड की सांद्रता। कि भाई जब भी हम क्या करेंगे, समानुपाती हटाएंगे तो वहाँ पर एक नियतांक काम में लेते हैं। तो यहाँ के फॉरवर्ड के एफ और के बी ये दोनों नियतांक है। के एफ को हम बोलेंगे, के एफ का नाम होता है भाई अग्र अभिक्रिया का दर नियतांक और के बी को बोलते हैं भाई पश्च अभिक्रिया का दर नियतांक, ठीक है ना। के फॉरवर्ड होता है अग्र अभिक्रिया का दर नियतांक, के बैकवर्ड होता है पश्च अभिक्रिया का दर नियतांक, ठीक है ना। अब देखो जरा साम्य पर क्या होगा, साम्य पर भाई साम्य पर होगा आर फॉरवर्ड जो है वो क्या होगा, आर बैकवर्ड के बराबर होगा। और आर फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर कर देता हूं तो आर फॉरवर्ड बराबर तो है के फॉरवर्ड एक्स इंटू वाई, तो के फॉरवर्ड एक्स इंटू वाई बराबर आर बैकवर्ड क्या है, के बैकवर्ड इंटू जेड, ठीक है। इनमें से जो भी कांस्टेंट है इन सबको एक ही साइड ले लेता हूं। तो भाई के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड को इधर ले आओ, इन दोनों सांद्रताओं को इधर ले जाओ, तो जेड की सांद्रता अपॉन एक्स की सांद्रता इंटू वाई की सांद्रता, ये आएगा। क्लियर बात। अब देखना जरा कांस्टेंट और कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट आएगा के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, ये दोनों कांस्टेंट थे। अब इसको मैं बोल देता हूं के इक्विलिब्रियम,
ठीक है, तो इसको जो है वो मैंने बोल दिया के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू जेड की सांद्रता अपॉन एक्स इंटू वाई की सांद्रता। ठीक है, और के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं भाई साम्य नियतांक। क्या बोलते हैं? साम्य नियतांक। बस इतना ही अपन को पढ़ना है कि साम्य नियतांक कैसे लिखते हैं, के इक्विलिब्रियम साम्य नियतांक क्या होता है, ये साम्य नियतांक होता है। अब पूरी रिएक्शन के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये वाले क्या होंगे भाई? क्रियाकारक होंगे। ये वाले क्रियाकारक जो दाईं ओर लिखे होते हैं वो उत्पाद होते हैं। क्रियाकारक, क्रियाकारक, कारक, ठीक है, जो दाईं ओर लिखे होते हैं ये उत्पाद है, और बाईं ओर वाले जो है वो क्या होते हैं? क्रियाकारक होते हैं। तो ध्यान से देखें, के इक्विलिब्रियम लिखने का तरीका, ऊपर तो आ गई उत्पादों की सांद्रता, नीचे क्या आ गई? क्रियाकारकों की सांद्रता। तो आप के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं भाई? उत्पाद की सांद्रता और नीचे क्रियाकारक की सांद्रता। समझ गए बात को? तो भाई इस तरीके से बस इतना ही अपन को पढ़ना था कि साम्य नियतांक क्या होता है। तो साम्य नियतांक होता है उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। अब किसी भी रिएक्शन के लिए हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? ऐसे साम्य नियतांक लिख सकते हैं। देखना जरा कैसे, कि आपको कोई भी रिएक्शन दे दी, देखें जरा कि मैंने आपको ये दे दिया कि x प्लस ए इज कन्वर्टिंग इनटू z, ठीक है ना, ये कोई रिएक्शन है। इसके लिए साम्य नियतांक का एक्सप्रेशन लिखना है तो के इक्विलिब्रियम बराबर उत्पाद की सांद्रता, z की सांद्रता बट्टा क्रियाकारकों की सांद्रता, x की सांद्रता इंटू ए की सांद्रता। ये इसके लिए क्या आ गया भाई? अपने पास एक्सप्रेशन आ गया किसका? के इक्विलिब्रियम का। ठीक है, जैसे आपको ये कोई रिएक्शन दे दी, a प्लस बी इज कन्वर्टिंग इनटू सी प्लस डी, तो के इक्विलिब्रियम लिखना है, कैसे लिखूं? उत्पाद कौन कौन है? सी और डी, तो सी और डी की सांद्रता अपॉन ए और बी की सांद्रता, ये लो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, जैसे आपको ये दे दिया भाई 2a इज कन्वर्टिंग इनटू 3b, इसके लिए मेरे को लिखनी है के इक्विलिब्रियम लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? देखना जरा, b की सांद्रता, b उत्पाद बट्टा ए की सांद्रता। ठीक है, ये हो गए। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ 2 लगा है, यहाँ 3 लगा है, तो आपको क्या करना है? इनके आगे जो भी लगा है ये इनकी घातों में लगा दो। जैसे 3 के आगे 2 क्या, b के आगे 3 लगा है तो b की घात कर दो 3, a के आगे 2 लगा है तो a की घात कर दो कितनी? 2। ठीक है, ये कैसे आया? तो ये ऐसे आया, ध्यान से देखना, घात क्यों लगाई है कि भाई 2a है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, a प्लस a, 3b है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ b प्लस b प्लस b, 3b। क्लियर है? अब हम के इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं? उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद है b, तो b की सांद्रता, फिर अगेन b की सांद्रता, फिर अगेन b की सांद्रता, नीचे a की सांद्रता, फिर अगेन a की सांद्रता। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई अपने पास b का क्यूब, और ये हो जाएगा a का स्क्वायर। ये लो, ये साम्य नियतांक आएगा ऐसे। जैसे मैंने आपको दे दिया 2a प्लस 3b इज कन्वर्टिंग इनटू 3y, इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखना है, तो कैसे लिखूंगा के इक्विलिब्रियम? y की सांद्रता की क्यूब, जो भी इसके आगे है वो घात में लगा दो, फिर a की सांद्रता का स्क्वायर और b की सांद्रता का क्यूब, ये के इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है भाई? के इक्विलिब्रियम लिखना है। तो साम्य का मतलब क्या होता है? साम्य का मतलब होता है जब अग्र और पश्य दोनों अभिक्रियाओं की दर जो है वो क्या हो जाए? बराबर हो जाए। समय के उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? साम्य बोलते हैं। और साम्य के लिए क्या लिखा जाता है भाई? साम्य नियतांक लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं साम्य नियतांक? क्रियाकारकों की उत्पादों की सांद्रता बटे क्रियाकारकों की सांद्रता, और इनके आगे जो भी लिखा है, ठीक है ना, वो कहाँ लगा देते हैं? उनकी पावर में लगा देते हैं, घात में लगा देते हैं। क्लियर है बात? तो भाई साम्य मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हमने क्यों पढ़ा है, तो ये वापस से हम आते हैं भाई अम्लीय सामर्थ्य, जो अपना मेन टॉपिक है, जो अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, वो देखते हैं। तो देखना जरा कि साम्य अपन ये इतना सारा काम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, देखें जरा। वापस से आते हैं एक बार एसिडिक स्ट्रेंथ की तरफ, देखें।
देखो ध्यान से कि भाई अम्लीय सामर्थ्य हमने देख ली, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। भाई देखो होता क्या है, अम्लीय सामर्थ्य चेक करने के लिए हमें सबसे पहले अम्ल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एसिड क्या है, ठीक है ना। और भाई एसिड क्या होते हैं, ठीक है, अम्ल क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि भाई एसिड को हम अम्ल को 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। शायद मैंने नहीं बताया आपकी क्लास में, मैं वापस से बता देता हूं कि भाई देखो जरा कि अम्ल को हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। अम्ल को 3 परिभाषाओं से समझा जाता है। अम्ल क्षार को समझाने के लिए 3 परिभाषा दी गई। एक तो आरेनियस अम्ल क्षार सिद्धांत, अम्ल क्षार सिद्धांत, ठीक है ना, अम्ल को समझाने के लिए दिया गया। इसके बाद में एक है भाई ब्रॉन्स्टेंट लॉरी अम्ल क्षार सिद्धांत, ठीक है। और इसके बाद में एक है आरेनियस अम्ल क्षार सिद्धांत हो गया, ब्रॉन्स्टेंट लॉरी अम्ल क्षार सिद्धांत हो गया। फिर इसके बाद में एक है लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत, अम्ल क्षार सिद्धांत। तो यहां इन तीनों के बारे में मैं केवल आपको बेसिक बताऊंगा, डिटेल में आपको पढ़ना है तो ये तीनों आपके 10th क्लास में थे, ठीक है ना। तो वहां से एक बार आप दोबारा इनको पढ़ लें, है ना। नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछें, वैसे समझ में आ जाएगा। आरेनियस अम्ल क्षार सिद्धांत क्या है, आरेनियस ने बड़ी सिंपल सी बात कही अम्ल के बारे में। तो अम्ल के बारे में इसने कहा कि भाई वे पदार्थ जो जल में H+ त्यागते हैं, H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। जो भी जल में H+ आयन देगा वो क्या होगा, एसिड होगा। और क्षार के बारे में इसने क्या कहा, इसने क्षार के बारे में कहा कि भाई वे पदार्थ जो जल में कौन से आयन दे, OH- आयन दे, OH- आयन दे, वो क्या होंगे, क्षार होंगे। ये आरेनियस का अम्ल और क्षार सिद्धांत है। जो भी H+ देगा वो अम्ल होगा, ठीक है। जो क्षार होगा वो क्या देगा, OH-। H+ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो जो भी प्रोटॉन डोनर है, जो भी जल में प्रोटॉन त्यागते हैं, प्रोटॉन देते हैं, वो तो अम्ल होते हैं। और जो भी जल में OH- का नाम होता है हाइड्रोक्साइड आयन, तो जो भी जल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्या होते हैं, वो क्षार होते हैं, ठीक है ना। ये आरेनियस की अम्ल क्षार थ्योरी है, जो मोटा मोटी बात है उसकी वो मैंने बता दिया आपको। बाकी इसकी कमियां वगैरह उनकी बात अपन नहीं करेंगे, ठीक है ना। कमियां वगैरह आप डिटेल में पढ़ना तो आप 10th वाली बुक देख लें, है ना, क्योंकि अपने यहाँ पर इतना ही काम में आएगा तो हम इतनी ही बात करेंगे। ये तो आरेनियस है ना। फिर आरेनियस के बाद में ब्रॉन्स्टेंट अम्ल को कैसे परिभाषित करता है। ब्रॉन्स्टेंट कहता है कि भाई देखो आरेनियस का जो थ्योरी है, एसिड बेस थ्योरी, उसमें एक कमी भी है। कमी यह है कि वो केवल जल में लागू होता है। अगर जल के अलावा और कोई विलायक आप काम में ले लोगे तो वहां पर आरेनियस जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है, वहां आरेनियस लागू नहीं होता है। तो यहां देखना कि ब्रॉन्स्टेंट लॉरी के अकॉर्डिंग हम ये बोलेंगे, ब्रॉन्स्टेंट लॉरी कहता है कि जल की कोई जरूरत नहीं है। वे पदार्थ जो किसी भी विलयन में H+ त्यागे अम्ल होते हैं, ठीक है। जो किसी भी विलयन में या किसी भी विलायक में, मतलब कोई भी विलायक हो सकता है, किसी भी विलायक, मैं लिख देता हूं, किसी भी विलायक में H+ त्यागे, कोई भी विलायक हो सकता है, जल भी हो सकता है, जल के अलावा कोई भी विलायक हो सकता है, जैसे एल्कोहल हो गया, जैसे ईथर हो गया, कोई भी विलायक हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ जो किसी भी विलायक में H+ आयन त्यागे उनको क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। किसके अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर है बात। फिर इसके बाद में क्षार, तो क्षार के लिए कहता है कि वे पदार्थ जो किसी भी विलायक में H+ ग्रहण करें, क्षार होते हैं। जो H+ त्यागेगा वो अम्ल होगा, जो H+ ग्रहण करेगा वो क्या होगा, क्षार होगा। किसके अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग। और भाई इस चैप्टर में हम मेनली जो बात करेंगे ना वो किसकी, ब्रॉन्स्टेंट की ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा
कि आरएनए वाला आप 10th की बुक से पढ़े या ना पढ़े, लेकिन कम से कम ब्रोस्टेंट वाला एक बार जरूर आप पढ़ लेना। क्लियर है बात? तो लुईस की बात करते हैं। लुईस भी सिंपल सी बात कहता है। लुईस कहता है कि भाई ऐसे पदार्थ जो लोन पेयर दान करे, ठीक है, जो लोन पेयर दान कर सकते हैं, ठीक है ना, वो लुईस क्षार होते हैं। वो क्या होंगे? लुईस क्षार होंगे। जो भी लोन पेयर दान कर सकता है वो लुईस क्षार, ठीक है। और ऐसे पदार्थ जो लोन पेयर ग्रहण करे वो लुईस अम्ल होगा, है ना। क्योंकि अम्लीय सामर्थ्य पढ़ रहे हैं अपन, तो अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, इसके बाद में अम्लीय सामर्थ्य के बाद में हम क्षारीय सामर्थ्य की बात करेंगे, ठीक है ना। तो अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। तो भाई ये है अपने पास कि लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत क्या है। ऐसे पदार्थ जो लोन पेयर दान करे लुईस क्षार, ऐसे पदार्थ जो लोन पेयर ग्रहण करे लुईस अम्ल। ब्रोस्टेंट की बात करनी है अपन को बेसिकली, तो ब्रोस्टेंट कहता है वे पदार्थ जो किसी भी विलायक में H+ त्यागते हैं वो अम्ल होते हैं, वे पदार्थ जो H+ ग्रहण करते हैं वो क्षार होते हैं। इसको मैं डिटेल में बताता हूँ आपको ब्रोस्टेंट को। जैसे भाई अपने पास जो है वो ये कोई केस है, भाई देखना ये कोई केस है, ठीक है, ये कोई रिएक्शन है। अब इसमें अम्ल और क्षार को पहचानना है। ध्यान से देखना, HCl ने एक H+ त्याग दिया, क्योंकि H+ निकलने के बाद क्या बचेगा, Cl- बचा है, तो ये H+ त्याग रहा है, तो ये तो क्या है, अम्ल है। क्लियर है बात? H2O है, यहाँ H2 है ना, और यहाँ H3O+ है, यानी एक हाइड्रोजन एक H+ इसने ग्रहण कर लिया है। ये H+ ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या है, ये क्षार है। क्लियर है? ये H+ त्याग रहा है, ये अम्ल है, ये H+ ग्रहण कर रहा है, ये क्या है, क्षार है। एक एसिड है एक बेस। क्लियर है बात? अब एसिड और बेस हो गए, तो यहां से अपने पास एक और अवधारणा निकल के आती है जिसको संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार बोलते हैं। आप 10th वाली बुक पढ़ ले भाई एक बार, बहुत जरूरी है ना। संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार जिसको बोलते हैं, वो कंसेप्ट यहां से निकल के आता है। देखना कैसे कि भाई ये अम्ल है, तो एक H+ त्यागने के बाद जिसमें बदलता है, किसमें बदला, Cl- में, ये इसका होगा संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार यानी HCl का संयुग्मी क्षार क्या है, Cl-। ठीक है भाई, ये क्षार है। एक H+ ग्रहण करने के बाद ये जिसमें बदलेगा, इसमें बदला, ये क्या है, ये है संयुग्मी अम्ल। ठीक है भाई, ध्यान से, है ना, कि भाई अगर कोई भी पदार्थ H+ ग्रहण करता है तब तो बनेगा संयुग्मी अम्ल, और कोई भी पदार्थ अगर H+ त्यागता है तो बनेगा संयुग्मी क्षार। क्लियर है? मैं लिख देता हूं कि भाई कोई भी अपने पास स्पीसीज है, कोई भी प्रजाति है ना, कोई भी प्रजाति है, और ये क्या करती है भाई, अगर H+ ये त्यागती है, एक H+, ध्यान रखना एक ही H+ त्यागना है, क्योंकि संयुग्मी अम्ल क्षार में केवल एक H+ का अंतर होता है। तो कोई भी प्रजाति अगर एक H+ त्यागती है ना, तो जो बनेगा H+ त्यागने के पश्चात वो होगा संयुग्मी क्षार। ठीक है, एक H+ त्यागने के बाद जो बनेगा वो संयुग्मी क्षार। और कोई भी प्रजाति अगर एक H+ ग्रहण करती है तो बनेगा भाई अपने पास संयुग्मी अम्ल। क्लियर है बात? संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार क्या होते हैं भाई, एक H+ संयुग्मी अम्ल क्या होता है, एक H+ ग्रहण करने के बाद जो प्रजाति बनती है उसको संयुग्मी अम्ल बोलते हैं। एक H+ त्यागने के बाद जो प्रजाति बनती है उसको संयुग्मी क्षार बोलते हैं। जैसे मान लो आपको संयुग्मी अम्ल क्षार बनाना हो, मान लो H2O है, आपको इसका संयुग्मी अम्ल क्षार बनाना है, तो अगर H2O एक H+ त्याग दे, दो हाइड्रोजन है, एक त्याग दिया, पीछे क्या बचेगा, OH-, तो ये वाला होगा भाई संयुग्मी क्षार। H+ त्यागने के बाद क्या बनेगा, संयुग्मी क्षार। अगर H2O एक H+ ग्रहण कर ले तो बनेगा H3O+। ठीक है, ये होगा भाई इसका संयुग्मी अम्ल। ठीक है, जैसे NH3 है, अगर ये एक H+ त्याग दे तो बनेगा भाई अपने पास NH2-, ये होगा संयुग्मी क्षार। अगर ये एक H+ ग्रहण कर ले
तो बनेगा भाई NH4 प्लस, ये होगा संयुग्मी अम्ल। ठीक है, तो भाई ये चीज ध्यान में रखनी है, संयुग्मी अम्ल कब बनेगा, संयुग्मी क्षार कब बनेगा। संयुग्मी क्षार कब बनता है, H प्लस त्यागने के बाद जो भी बनी है, जो भी स्पीसीज बनी है, क्या वापस से सुन लो, H प्लस त्यागने के बाद जो भी बना है उसको संयुग्मी क्षार बोलेंगे। इस चैप्टर में बार बार हमें संयुग्मी क्षार बनाना पड़ेगा। तो भाई बनाने के लिए आप क्या करोगे, जिसका संयुग्मी क्षार आपको बनाना उसमें से एक H प्लस क्या कर दो, हटा दो। एक H प्लस हटाने के बाद जो भी बनेगा उसको संयुग्मी क्षार बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, संयुग्मी अम्ल क्षार में केवल एक H प्लस का अंतर होता है, एक से ज्यादा H प्लस का अंतर होगा उनको संयुग्मी अम्ल क्षार अपन नहीं बोलेंगे। क्लियर बात। तो भाई मेरे ख्याल से संयुग्मी अम्ल क्षार का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब एक चीज देखें कि भाई संयुग्मी क्षार है, चार्ज कैसा है संयुग्मी क्षार पर, नेगेटिव चार्ज आया। एक अगर H प्लस बाहर निकलेगा ना तो पीछे चार्ज नेगेटिव आएगा। जब भी कहीं से भी अगर धनायन बाहर निकलता है तो पीछे जो भी बचा है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। कहीं से भी ऋणायन बाहर निकलता है तो पीछे जो बचा है उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, है ना। तो संयुग्मी क्षार पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। संयुग्मी क्षार पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। यहाँ देख लो जरा, ये संयुग्मी क्षार, इस पर भी नेगेटिव, यानी संयुग्मी क्षार पर ऋणावेश होता है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है ना, जो भी संयुग्मी क्षार बनेगा उस पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन अम्लीय सामर्थ्य की तरफ। ये सारा का सारा भाई अपन को बहुत इंपॉर्टेंट था एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ने के लिए, है ना। अब अपन आ रहे हैं किसकी तरफ, एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद मतलब अपना जो टॉपिक है उस पर। देखिए, देखो भाई ध्यान से, है ना। अपन को अम्लीय सामर्थ्य चेक करनी है कि कौन सा प्रबल अम्ल होगा और कौन सा दुर्बल अम्ल होगा। मान लो दो कोई एसिड है, HA1 HA2, क्लियर है, दो एसिड है। ठीक है, अब भाई इनमें अगर चेक करें, ये अगर अम्ल है तो H प्लस त्यागेगा, ये H प्लस त्यागेगा तो क्या बनेगा, एक तो H प्लस, पीछे बनेगा भाई A1 माइनस HA2, ये H प्लस त्यागेगा तो एक तो H प्लस, पीछे बनेगा A2 माइनस। एक H प्लस त्यागने के बाद ये एसिड है, एक H प्लस त्यागने के बाद इसमें बना है तो ये इसका संयुग्मी क्षार है, कॉन्जुगेटेड बेस, संयुग्मी क्षार। यहां पर ये अम्ल है तो ये इसका संयुग्मी क्षार है। ठीक है, दोनों में संयुग्मी क्षार पर आवेश कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। दुनिया का हर काम किसके लिए होता है भाई, स्थायित्व के लिए होता है ना। जो चीज जितनी ज्यादा स्थायी है वो उतनी जल्दी बनेगी, ये चीज ध्यान में रखें हमेशा। जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल है वो चीज उतनी ही जल्दी बनती है। तो यहां मैं बोलूंगा कि A1 माइनस और A2 माइनस में से जो ज्यादा स्थायी होगा, क्या कि A1 माइनस और A2 माइनस में से जो ज्यादा स्थायी होगा वो जल्दी बनेगा। क्लियर है बात। और भाई स्टेबिलिटी, कभी भी स्टेबिलिटी जो है वो चार्ज की क्या आती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है। चार्ज कैसा भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसा भी हो, जितना ज्यादा चार्ज होता है ना प्रजातियों पर, उसका स्थायित्व उतना ही कम होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप खुद सोचना कि मान लो A1 माइनस और A2 माइनस, ठीक है, इन दोनों में से जो ज्यादा स्थायी होगा वो जल्दी बनेगा, और जल्दी बनेगा इसका मतलब ये वाला जल्दी H प्लस, जितनी जल्दी ये H प्लस त्यागेगा ना, HA1 और HA2 में से जितनी जल्दी H प्लस त्यागेगा, जो जितनी जल्दी H प्लस त्यागेगा, क्या वो उतना ही प्रबल होगा क्या, बिल्कुल वो उतना ही प्रबल होगा। क्लियर बात। HA1 HA2 में से जो जल्दी H प्लस त्यागेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं है, ठीक है ना। अब देखना, हमें ये चेक करना कि इनमें से जल्दी H प्लस कौन त्यागेगा।
तो भाई अगर ये ज्यादा स्थायी है तो ये जल्दी बनेगा, ये जल्दी बनेगा, इसका मतलब ये जल्दी H+ त्यागेगा। ये ज्यादा स्थायी है तो ये जल्दी बनेगा, इसका मतलब ये जल्दी H+ त्यागेगा। यानी जिसका संयुग्मी क्षार जितना ज्यादा स्थायी होगा वो संयुग्मी क्षार उतना ही जल्दी बनेगा, और संयुग्मी क्षार जल्दी बन रहा है इसका मतलब जल्दी H+ त्यागा जा रहा है, जल्दी H+ त्यागा जा रहा है इसका मतलब अम्लीय सामर्थ्य उसकी ज्यादा है। यानी संयुग्मी क्षार अगर ज्यादा स्थायी है तो अम्लीय सामर्थ्य भी क्या है, ज्यादा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अम्लीय सामर्थ्य यह समानुपाती होगा किसके, संयुग्मी क्षार का स्थायित्व, कि भाई संयुग्मी क्षार का स्थायित्व जितना ज्यादा होगा हम बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। संयुग्मी क्षार की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी ना, संयुग्मी क्षार जितना ज्यादा स्थायी होगा अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा होगी। समझ गए बात को? इन दोनों के संयुग्मी में से जो क्षार ज्यादा स्थायी होगा वो जल्दी बनेगा, तो भाई इसका मतलब जल्दी H+ त्यागा गया है, जल्दी H+ त्यागा गया है, इसका मतलब अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा है। और एक चीज बता दे भाई, इसमें आपको क्वेश्चन कैसे देगा, 3-4 कंपाउंड देगा, बोलेगा इनको इनकी अम्लीय सामर्थ्य के घटते बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। जब भी अम्लीय सामर्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन आए आपके दिमाग में सीधा एक ही पॉइंट आना चाहिए, वो है संयुग्मी क्षार का स्थायित्व है। जिसका संयुग्मी क्षार ज्यादा स्थायी वहां अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगी। अब ये संयुग्मी का स्थायित्व कैसे चेक करते हैं, तो भाई संयुग्मी पर आवेश कैसा है, ऋणावेश है। जहां ऋणावेश ज्यादा होगा उसका स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? संयुग्म पर चार्ज चेक करना, आपको नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज चेक करना है। जहां चार्ज ज्यादा होगा वहां स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब ध्यान से देखना भाई, ये A1- ये A2-। मान लो A1- पर कोई X कोई समूह जुड़ा हुआ है और A2- पर कोई Y समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल से बात करेंगे। X जो है वो एक ऐसा समूह है जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल इफेक्ट है ना, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप है, और Y ऐसा समूह है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कौन से होंगे, -I -M, है ना। देने वाले कौन से होंगे, +I +M +H, ये देने वाले समूह। ध्यान से चेक करेंगे भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग समूह क्या करेगा, जैसे ये संयुग्मी क्षार है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल लगा है, ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन खींच लिए, नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, कम। और नेगेटिव चार्ज अगर कम हो गया तो हम बोलेंगे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ रहे हो बात को? चार्ज जितना कम स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। ठीक है, यहां चार्ज इससे खींच लिया, इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है? सेकंड केस में बात करते हैं भाई, ये संयुग्मी क्षार, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये कोई प्लस वाला समूह जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह जुड़ा है, ये इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। इस पर पहले से नेगेटिव है, पहले से ये परेशान है, और ज्यादा नेगेटिव इसको दिया जा रहा है, और ज्यादा नेगेटिव दे रहा हूं, इसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, परेशानी और बढ़ेगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि इसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है बात? यहां पर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, यहां स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो अगर मैं कहता हूं कि यदि स्थायित्व A1- का A2- से ज्यादा है, ठीक है, तो इस केस में अम्लीय सामर्थ्य किसकी ज्यादा होगी, HA1 की HA2 से ज्यादा होगी, क्योंकि भाई संयुग्मी क्षार जितना ज्यादा स्थायी होगा अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा होगी। ये संयुग्मी क्षार का स्थायित्व है। यहां से ऐसे भी बोल सकते हो कि देखना जरा कि माइनस वाले अगर जुड़े हैं संयुग्मी क्षार पर, माइनस प्रभाव वाले कोई जुड़े हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। प्लस वाले जुड़े हैं तो स्टेबिलिटी घट रही है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं संयुग्मी क्षार का स्थायित्व, संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ये समानुपाती होता है -I या -M प्रभाव के, व्युत्क्रमानुपाती होगा +I या +M या +H
H प्रभाव के। प्लस वाले प्रभाव ज़्यादा होंगे, संयुग्म की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, माइनस वाले ज़्यादा होंगे, संयुग्म की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। संयुग्म की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो हम बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है बात, समझ गए बात को? संयुग्म का स्थायित्व बढ़ेगा तो अम्लीय सामर्थ्य भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, फिर देखो जरा, ये हो गया भाई अपने पास संयुग्मी क्षार की स्टेबिलिटी। ठीक है ना। अब एक चीज देखना, इसके लिए अगर मैं साम्य नियतांक लिखूं Ka तो कैसे लिखूंगा, H प्लस N2 A1 माइनस अपॉन H A1, है ना। इसके लिए साम्य नियतांक लिखूं K इक्विलिब्रियम, है ना, K इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए कैसे लिखूंगा, H प्लस N2 A2 माइनस अपॉन HA। ठीक है, ऐसे ही लिखूंगा HA2। अब देखा, अम्ल के लिए क्या करते हैं, जो एसिड होता है ना उसके साम्य नियतांक को हम Ka से प्रदर्शित करते हैं। K इक्विलिब्रियम की जगह क्या लिखते हैं, Ka लिखते हैं। और Ka क्या होता है, Ka को बोलते हैं अम्ल का वियोजन स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसका नाम, अम्ल का वियोजन स्थिरांक। जो साम्य नियतांक होता है ना उसी को Ka से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और Ka और H प्लस क्या है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। हमें यह भी पता है कि जो एसिड जितने ज्यादा H प्लस देता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ही ज्यादा प्रबल होता है। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि भाई अम्लीय सामर्थ्य समानुपाती होती है H प्लस आयन की सांद्रता के। ठीक है, H प्लस आयन सांद्रता Ka के समानुपाती है, समानुपाती Ka। भाई एक तो pH 2 वाला एसिड है, एक pH 4 वाला एसिड है, दोनों में से प्रबल कौन सा होगा, 2 वाला प्रबल होगा। तो pH जितनी ज्यादा होगी अम्ल की सामर्थ्य उतनी ही कम होगी। तो ये समानुपाती आएगा 1/pH के, pH ज्यादा तो अम्लीय सामर्थ्य कम। और ये भाई एक अपने पास होता है, जैसे pH है ना वैसे pKa, ये भी एक नियतांक होता है Ka pKa। तो pKa भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आपने अम्लीय सामर्थ्य निकाल ली, है ना, मान लो आपने 3-4 कंपाउंड आपको दे दिए और उनमें आपने अम्लीय सामर्थ्य का सीक्वेंस अरेंज कर दिया कि कौन सा कम एसिडिक कौन सा ज्यादा एसिडिक, तो आपको ये सारी चीजें पूछ सकता है। अम्लीय सामर्थ्य पूछ सकता है, H प्लस आयन की सांद्रता का क्रम पूछ सकता है, Ka का क्रम पूछ सकता है, pH का क्रम, pKa का क्रम पूछ सकता है, या संयुग्मी क्षार के स्थायित्व का क्रम पूछ सकता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एसिडिक स्ट्रेंथ से ही रिलेटेड होती है। आप ये जो है वो अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें, इसको अच्छे से नोट करें। कल की क्लास में मैं इसको एक बार वापस से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, कि भाई संयुग्मी का स्थायित्व किस तरीके से रिलेटेड होता है, प्लस आई माइनस आई कैसे चेक करना है। और कल की क्लास में हम एसिडिक स्ट्रेंथ के बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे, एग्जाम्पल से ही ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। क्लियर है बात? तो भाई आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है उसमें आपको अगर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मेरे को व्हाट्सएप करें, हम आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो मॉड्यूल में मैंने क्वेश्चन टिक करवाए थे, उम्मीद करते हैं आपने कर दिए होंगे, नहीं किए तो कर लेना, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ कंप्लीट होने के बाद में मैं वापस से आपको क्वेश्चन टिक करवाऊंगा, ठीक है ना। और भाई इसमें कोई भी डाउट आ जाए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप करें, हम आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।